नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजीव और महेंद्र दोनों ही अभी बातें कर रहे थे कि तभी अभी यहाँ पर एक बेल बजती है। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी बेल की जैसी हमेशा होती थी जब धनंजय के लिए दवाइयाँ आती थी। तो यहाँ पर राजीव बड़ी ही सावधानी के साथ अब वो दवाइयाँ लेकर आ जाता है। इधर अब वो यहाँ पर जो आलिशा की दवाइयाँ थी वो तो अंजलि मल्होत्रा को दे देता है, लेकिन अब धनंजय की दवाइयों को वो खुद लेकर अब उसके कमरे में आ जाता है। और अब वो जैसे इस ढक्कन को खोलता है तो इस लेप की महक पूरे के पूरे रूम में फैल गई थी। इधर उसकी महक से महेंद्र पीरामल के दिमाग को भी शांति मिल रही थी। तो वहीं राजीव का मन भी अभी काफी हल्का हो गया था और अब वो इस लेप को थोड़ा सा निकाल कर अब धनंजय के माथे पर लगा देता है। और इधर वो कुछ उसके जख्मों पर भी जो निशान लगे बने हुए थे उन पर भी लगाने ही वाला था कि तभी अचानक से भी यहाँ पर धनंजय पीरामल की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगती है, जैसे जिसे देखकर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल की अचानक से चीख निकल गई थी। इधर जैसे ही राजीव भी उसकी तरफ देखता है तो यहाँ पर वो देखता है कि सच में अब धनंजय को होश आ गया था। इधर अब धनंजय की आवाज अब उसके कानों में आती है जो कि अभी कहता है माँ, और ये कहते हुए ही धनंजय उठकर वहां पर बेड पर बैठ जाता है। धनंजय को इस तरह से अचानक से बेड पर बैठता हुआ देखकर अब राजीव कहता है लगता है कि इन दोनों ही भाइयों ने सच में कसम खाई हुई है मुझे डराने की। एक यहाँ मेरे पीछे से चिल्ला रहा था जैसे पता नहीं इसको किसी ने खा लिया हो या इसने कोई भूत देख लिया हो। और दूसरा जब मैं महेंद्र की तरफ देखने लगा तो इधर से अब यहाँ पर धनंजय भी एकदम से ही चिल्लाता है सच में इन दोनों ही भाइयों की कोई बात ही नहीं। इधर अब यहाँ पर राजीव अब ये देखकर अब धनंजय के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहता है धनंजय बी रिलैक्स, देखो यार देखो, शांत हो जाओ, तुम ठीक हो और तुम यहाँ पर हमारे पास हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इधर जैसे ही ये बात राजीव की धनंजय के कानों में गई तो ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब कहते हैं मुझे लेकिन अभी यहाँ से जाना होगा। वो क्या है ना कि मैं सूर्य के राज्य की नींव हिला दूंगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर ये सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं देख भाई, अभी थोड़ा सा आराम कर, क्योंकि उसके पहले इसकी नींव हिलाने के लिए सबसे पहले इस लायक तो बन जा के उसकी नींव को हिला सके, क्योंकि अभी तुम पहले बहुत ही वीक हो, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। और हाँ, क्या आपको अब तक सच में पता ही नहीं चला है कि शौर्य इन सब में अकेला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शौर्य ने आप पर हमला किया था उससे तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि शौर्य के पीछे कितनी ही बड़ी ताकतें हैं जो उसे सपोर्ट कर रही हैं। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब कहते हैं देख महेंद्र, हो ना हो जिसने भी मेरे ऊपर अटैक किया था वो सर जी ही थे। ये बात तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि शौर्य में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। और ये सुनते ही भी यहाँ पर राजीव भी कहता है नॉट पॉसिबल धनंजय, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ फाइट करने वाला इंसान सरजी थे तो फिर वो कौन था जिसने रोहित को किडनैप किया था। ये बात खुद भी सोचने वाली है ना धनंजय। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब हैरानी से बस राजीव को ही देख रहे थे। और अब वो यहाँ पर राजीव को हैरानी से इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव क्या कहना चाहता है। और अब वो यहाँ पर अपने सवालों को उससे पूछने के लिए उससे कहते हैं राजीव, कहना क्या चाहते हो तुम, क्या हुआ है मेरे बेटे को, और कहाँ है मेरा बेटा। देख मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है अगर रोहित के बारे में सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले खुद पर काम करना होगा, क्योंकि तुम्हें पहले पूरी तरह से ठीक होना होगा धनंजय। और उसके लिए तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम अपने बेटे के बारे में जान भी नहीं पाओगे। इसलिए देखो, अभी मेरी बात मानो और अभी चलो लेट जाओ, मैं तुम्हें वो लेप लगा देता हूँ जो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर देगा।
राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पहले पहले ये तो बता दे राजीव कि मेरा बेटा ठीक तो है ना, और आकाश आकाश वो तो ठीक है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। देख देख राजीव, मैं लेट जाऊंगा, मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें मानूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इन दोनों के बारे में बताओ। और रोहित के बारे में तुमने ये सब क्यों कहा? रोहित के साथ क्या हुआ है? देख, मुझे उसके बारे में काफ़ी चिंता हो रही है। धनंजय यहाँ पर ऐसे कर रहा था जैसे सच में उसे रोहित के बारे में पता ही नहीं था। इधर ये सुनते ही अब राजीव भी कहता है, तुम्हारे और करण के होते हुए सच कहूँ ना धनंजय, मेरे बच्चों को कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तुम दोनों के लिए इतना थैंकफुल हूँ। मैं तुम दोनों का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब भी मेरे बच्चों पर कोई भी मुसीबत आती है ना, तुम दोनों सच में ढाल बनकर उनके सामने आ जाते हो। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें इतना तो उन्हें समझ में आ गया था कि आकाश ठीक है, आकाश को कुछ भी नहीं हुआ है। इधर अब वो यहाँ पर उसकी बातों को सुनने के बाद अब अपने मन में ही कहते हैं, वो ब्लैक कैट बनकर मुझे बचाने के लिए कौन आई थी? मैं उन आँखों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो माँ ही थी, वो कोई और नहीं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर वो माँ होती तो वो इतने सालों से कहाँ थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो माँ नहीं थी, ये मेरा भ्रम है। लेकिन पता नहीं क्यों जो आंखें जो उस समय मुझे बचाने के लिए जो औरत आई थी, वो आंखें बिल्कुल मेरी माँ के जैसी हैं। ऐसा लग रहा था एक पल में ही देखने पर। भले ही मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन हाँ इतना जरूर था, उन्हें देखकर मैं यही समझ गया था कि वो मेरी माँ ही है। लेकिन वो मेरी माँ कैसे हो सकती है? अरे मैंने खुद ही तो उनकी बॉडी देखी थी। और सबसे बड़ी बात कि आखिर माँ इतने सालों तक थी कहाँ? अगर मैं 1% ये भी सोचूं कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी रानी माँ जिंदा है, तो इतने सालों तक वो मेरे सामने क्यों नहीं आई? और इतने सालों तक वो छिपी हुई क्यों थी? कहाँ रह रही थी वो? और अब वो यहाँ पर, और वो अचानक से क्या मेरे लिए सर जी के साथ फाइट करने ही आई थी? नहीं पता ये मुझे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर किस बात को सच मानूं? क्या मैं इस बात पर विश्वास करूं कि मेरी माँ जिंदा है सिर्फ उन आँखों को देखकर, या इस बात पर कि नहीं जो आँखें मैंने देखी थी वो कोई और ही थी। ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरा बेटा रोहित वो कहाँ पर है? जहाँ एक तरफ धनंजय भी अपनी ही सोच में थे। भले ही राजीव के कहे अनुसार वो भी यहाँ पर रुक तो गए थे, लेकिन अभी भी उसे अपने बेटे रोहित के बारे में काफ़ी चिंता हो रही थी। एक तरफ जहाँ धनंजय को होश आ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर भीमेश्वरी गांव में रोहित जो कि यहाँ पर एक रास्ते से सीधा आगे ही बढ़ता जा रहा था। अब ये रास्ता कोई और नहीं बल्कि ये रास्ता सीधा ही गुरुदेव के आश्रम की तरफ जा रहा था। वही आश्रम जहाँ पर पहले गुरुदेव अपने शिष्यों को अपनी स्किल सिखाते थे, वही आश्रम में। इसलिए यहाँ पर रोहित अब धीरे धीरे इस गुरुदेव के आश्रम में पहुँच चुका था। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसके कदम वहाँ पर पड़े, तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक बरामदे के बीचों बीच गुरुदेव की मूर्ति बनी हुई थी। जैसे ही रोहित वहाँ पर जाता है तो वो गुरुदेव की मूर्ति को देखता है। इसलिए गुरुदेव की मूर्ति को वहाँ पर बीचों बीच देखने के बाद अब रोहित सबसे पहले तो उसी मूर्ति के पास जाता है। और उसके पास जाने के बाद रोहित कुछ देर तक तो उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा था। और कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद अब रोहित उनसे कहता है, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि वो बूढ़ी अम्मा इतने सालों से जो यहाँ पर थी, आखिर वो कहाँ है? अचानक से वो कहाँ गायब हो गई? क्योंकि वो अम्मा तो हमें पीछे भी मिली थी। राज के ऊपर राज बढ़ते ही जा रहे हैं। और हर राज, अगर मैं सच कहूँ तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये राज सारे के सारे इसी गांव में ही खुलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर ये सब ढूंढने के लिए आया हूँ। जहाँ एक तरफ रोहित अब यहाँ पर इस मूर्ति से बात करने के बाद अब उस आश्रम के अंदर अपने कदमों को बढ़ा देता है, क्योंकि रोहित आज यहाँ पर अपना पूरा इरादा करके आया था
कि वो हर हाल में यहाँ पर छिपे हुए हर राज को जानकर ही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका भी बस रोहित के पीछे पीछे ही इधर ही आ गई थी। अनिका भी अभी वहाँ पर आ चुकी थी, बिल्कुल इस आश्रम के सामने। जैसे ही अनिका भी यहाँ पर इस आश्रम के सामने आती है तो उस आश्रम को देखकर अब अनिका अपने मन में सोचती है, मिस्टर मारवा का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। वो कभी मंदिर में जाकर उस रूम की सीढ़ियों को बड़े ही ध्यान से देखते हैं तो कभी यहाँ पर आ जाते हैं। आखिर क्या चल रहा है इनके दिमाग में? क्या करूं मैं, कैसे पता करूं? जहां एक तरफ अनिका और रोहित दोनों ही अभी गुरुदेव के आश्रम में आ चुके थे, तो वहीं इधर दूसरी तरफ से एक अंधेरे कमरे में यहाँ पर सिर्फ हल्की सी रोशनी ही आ रही थी। और उस रोशनी में दो लोगों की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक औरत अब कहती है, देखो तुम अगर इतने वक्त तक मेरे साथ रहोगी ना तो किसी को तुम पर शक हो सकता है। तुम्हें याद तो है ना जब हम उसे बर्फीले तूफान में रोहित मारवा को बचाने के लिए गए थे, तो रोहित ने शायद मुझे देख लिया था, इसलिए अब वो जरूर यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये वो तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले खुद महारानी और भाग्यश्री वहाँ पर पहुँच गई थी, इसलिए शायद हम बच सकते हैं। इधर उस औरत की इस बात को सुनकर अब वो दूसरी औरत कहती है, महारानी जिंदा है और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। अगर उस दिन आपकी आंखों से मैंने उन्हें देखा नहीं होता ना तो मुझे तो यकीन ही अगर उस दिन मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा नहीं होता ना तो मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। अरे कितने सालों बाद महारानी, रानी और किंग एक साथ एक ही लोकेशन पर थे। सच में मैं तो अब भी यकीन ही नहीं कर पा रही कि जिन लोगों को मैंने मरा हुआ मान लिया था वो अभी जिंदा है और आप तीनों ही एक दूसरे की मौजूदगी से अनजान थे। सच में मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। इधर इस औरत की ये बात सुनते ही वो दूसरी औरत फिर से कहती है, किंग को मेरे जिंदा होने की खबर नहीं होनी चाहिए। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किंग को ये पता चले कि मैं जिंदा हूँ। राजमहल का रिवाज है, अगर किसी रानी के साथ धोखा होता है तो उन धोखेबाजों की सजा खुद वो रानी ही तय करती है। अगर मैं सामने आ जाती तो मेरी बात की कोई भी अहमियत ही नहीं होती। इसलिए मैं जिंदा होने के बाद भी किसी के भी सामने नहीं आ पाई। इधर ये सुनते ही अब वो दूसरी औरत कहती है, आपको ज़्यादा समझ है, इसके बारे में मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह सकती। वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद किंग को आपके जिंदा होने पर अब शक है। शायद अब उन्हें पता चल गया है कि आप जिंदा हो और वो शायद जल्द ही जल्द आप तक पहुँचे भी। आपको तो पता ही है ना कि सालों पहले कैसे किंग ने दिव्यांशी के हाथों उन दोनों बच्चों को बदलवा दिया था। क्या आप ये भूल गई? अब ये सुनते ही अब वो दूसरी औरत कहती है, दिव्यांशी को लगता है कि वो सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव है। उसे तो पता ही नहीं था कि वो सारा खेल कूद किंग ने खेला था, क्योंकि दिव्यांशी को तो अभी भी यही लग रहा होगा ना कि उसने अपनी चाल के अकॉर्डिंग उन बच्चों को बदल दिया था, उसने मेरी बेटी को बदल दिया था। लेकिन सच कहूँ तो जो किंग चाहते थे, दिव्यांशी तो बस यहाँ पर किंग की इच्छा के अनुसार ही वो सब कर रही थी और वो अपने भ्रम में शायद आज भी होगी। इधर उस औरत की ये बात सुनकर अब ये दूसरी औरत कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किंग से बड़ा सच में मैनिपुलेटिव कोई भी नहीं है। किंग ने सच में हर एक चीज को पहले से ही कितनी अच्छी तरीके से प्लानिंग की है और सामने वाले को यही लगता है कि वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है, जबकि असली खेल तो किंग के द्वारा खेला जा चुका होता है। जहां इस लोकेशन पर ये दोनों ही औरतें बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित अभी आश्रम के अंदर चला जाता है और वो अब सबसे पहले तो यहाँ पर गुरुदेव के रूम में ही चला जाता है, जो पहले गुरुदेव का रूम हुआ करता था। रोहित जैसे ही अब यहाँ पर इस कमरे के अंदर जाता है तो वो यहाँ पर जाने के बाद देखता है कि इस रूम की हालत तो कुछ भी ठीक ही नहीं थी। यहाँ पर रूम के कोने में सब जगह बड़े बड़े जाले ही लगे हुए थे, जिसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था ना जाने कितने ही बरसों से ये रूम ऐसे ही खंडर बना हुआ है। तो वहीं वहाँ पर रखी हुई कुछ चीजों पर दीमक लगे हुए थे। वहां जाने के बाद अब रोहित
रोहित खुद भी काफ़ी हैरान था कि आखिर उसे इस कबाड़ खाने में क्या ही मिलेगा, क्योंकि रोहित इस रूम में जहाँ जहाँ अपनी नज़र फैला रहा था वहाँ उसे जाले और दीमक मिट्टी बस यही चीज़ें दिखाई दे रही थी। उसे तो कोई चीज़ें भी यहाँ पर दिख ही नहीं रही थी। यहाँ रोहित ये सब सोच अपनी ही सोच में था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस रूम में आखिर वो अपनी शुरुआत करे तो क्या करे। कहीं कहीं वो यहाँ पर आकर अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा जिस चीज़ को वो ढूंढने के लिए आया था। क्या वो उसे यहाँ पर इतनी मुशक्क़त के बाद यहाँ पर अगर वो सब कुछ साफ करेगा तो क्या वो उसे ढूंढ भी पाएगा या नहीं। रोहित अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में अब किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इधर रोहित के कानों में जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है तो जिससे रोहित अब और भी अलर्ट हो जाता है और वो समझ जाता है कि कोई तो यहाँ पर जरूर है जो उसके पीछे आया है और जो शायद इसी तरह ही बढ़ रहा है। इसलिए रोहित को अब सबसे पहले उस शख्स से अपने आप को बचाना था। इसलिए रोहित अब वहाँ पर उस रूम में चारों तरफ देखता है कि आखिर वो यहाँ पर किस चीज़ के पीछे छिपे, क्योंकि रोहित भी अब ये जानना चाहता था कि यहाँ पर आखिर ऐसा कौन शख्स है जो उसके पीछे आया है। तो जब रोहित यहाँ पर इस कमरे में चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर एक टेबल उसे दिखाई देती है। तो रोहित जल्दी से अब यहाँ पर उस टेबल के पास जाता है और उस टेबल के पीछे जाकर छुप जाता है और उसके पीछे छुपने के बाद अब रोहित साफ अब यहाँ पर दरवाजे की तरफ देख पा रहा था। उसकी नज़र सीधा दरवाजे पर ही थी ताकि वो यहाँ पर आने वाले शख्स को पहचान सके कि आखिर कौन है जो उसका पीछा करते करते यहाँ पर आया है। क्योंकि रोहित को पीछे भी किसी पर शक था कि जरूर कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन आज वो उस शख्स को अपनी आंखों से देखना चाहता था। इधर जैसे ही रोहित अब दरवाजे की तरफ देखता है तो वहीं अनिका अब अपने हाथ में गन को लेकर अब वो भी यहाँ पर इसी रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर सामने अनिका को देखकर अब रोहित यहाँ पर अपने माथे पर अपना हाथ मारता है और अब कहता है ये औरत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती है। अरे मैंने इसको कितने बार बोला है लेकिन इसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। ये औरत हर जगह कैसे पहुँच जाती है, इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ गया हूँ और कहाँ नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी मैं होता हूँ, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, ये वहीं मेरे पीछे ही आ जाती है। कुछ समझ में ही नहीं आता है इस औरत का कि आखिर ये चाहती क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है आखिर ये यहाँ पर अभी क्यों आई है। जस्ट ये मेरा पीछा करना चाहती है या इसका भी यहाँ पर आने का कोई बड़ा मकसद हो सकता है। यहाँ रोहित अब अनिका को देख रहा था और साथ के साथ वो अपने मन में अनिका को काफ़ी कोस भी रहा था कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो वहीं यहाँ पर अनिका जो कि अब इस कमरे में आती है तो उसे भी यहाँ पर ये कमरा काफ़ी खंडर बना हुआ दिखाई देता है। अनिका यहाँ पर पहले तो चारों तरफ देखती है कि यहाँ पर रोहित है या नहीं। इसलिए जब अनिका को रोहित कहीं दिखाई नहीं देता तो इस कमरे के अंदर आने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा कहाँ हैं आप देखिए अगर आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। आप ठीक तो है ना मिस्टर मारवा। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित बस हैरानी से अब अपने मन में कहता है ये मुझे ढूंढ रही है, लेकिन क्यों ढूंढ रही है ये मुझे। आखिर मैं कहाँ खोया हुआ हूँ जो ये मुझे ढूंढ रही है। आखिर ये मुझे ऐसे क्यों बुला रही है। जहाँ एक तरफ अनिका और रोहित के बीच में आंख में चोली हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अब्दुल भी रिया और अलेक्जेंडर को लेकर वहाँ पर आ जाता है। इधर वहाँ पर आने के बाद अपने भाई और बहन को देखकर जहाँ एक तरफ आर्यन के चेहरे पर समाइल थी, क्योंकि अब्दुल रिया और अलेक्जेंडर को यहाँ पर अनंता के घर पर ही लेकर आ गया था। तो वहीं इसे देखकर आर्यन तो खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके मन में साथ के साथ एक डर भी था कि अगर उसके डैड ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि डैड ने साफ उसे कहा था कि वो ऐसे स्ट्रेंजर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि डैड इन दोनों को, मेरे दोनों ही बहन भाइयों को स्ट्रेंजर समझ रहे हैं। लेकिन ये बात तो मैं जानता हूँ ना कि ये मेरे भाई बहन हैं। और अब वो यहाँ पर अलेक्जेंडर से कहता है, अलेक्जेंडर तुम दोनों यहाँ पर कैसे। इधर आर्यन की इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले अलेक्जेंडर कुछ भी कहता कि तभी अब्दुल उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, वो क्या है ना आर्यन बाबा, मैडम ने इन्हें यहाँ पर लाने के लिए कहा है। वो बॉस के पीछे गई हैं, वो बॉस कहीं चले गए हैं तो बस वो उनके पीछे
उनकी सुरक्षा के लिए गई हैं। ये सुनते ही अब यहाँ पर रिया कहती है, इस घर के पीछे तो मिट्टी के बर्तन है ना, क्योंकि जब रिया पिछली रात जब यहाँ से गई थी तो यहाँ पर रिया ने साफ साफ देखा था। इधर इस बात पर अब आर्यन कहता है, हाँ थी रिया, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जो बने थे कुछ हमने उन्हें यूज कर लिया है। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, हम जहाँ पर रह रहे हैं ना आर्यन, वहाँ पर तो सब कुछ ही था। उस घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हमारे आने से पहले भी यहाँ पर कोई रहता था, क्योंकि हमें तो उसे साफ करने में ज़्यादा मुशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। सच कहें तो शायद कोई तो वहाँ पर था। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, ओफो बुद्धू अलेक्जेंडर, तुम भूल गए क्या? अरे मम्मा ने पहले ही कहा था ना कि हमसे पहले वहाँ पर नानी माँ, नानू और दादू भी तो वहाँ रहते थे, क्योंकि वो पहले यहाँ पर रहने के लिए आए थे। इधर रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, देखो रिया, एक तो तुम्हारी वजह से मुझे और आर्यन को भी पनिशमेंट मिली हुई है। तुम्हें वो दिन याद है या तुम भूल गई हो? ये सुनते ही अब रिया अब अपने उस दिन की याद में चली जाती है, जब अनिका उसे नेत्रा और उसके भाइयों को बचाकर होटल पैराडाइज के बेसमेंट में लेकर आती है। और वो जैसे वहाँ पर उन्हें लेकर पहुँचती है तो वहाँ पर आयशा मारवा, स्वाति मल्होत्रा और खुद किंग वहाँ पर खड़े हुए थे, जो कि काफ़ी गुस्से में ही रिया को ही देख रहे थे। वो रिया को इस तरह से गुस्से में देख रहे थे जैसे यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो रिया की वजह से ही हुआ। इधर रिया भी यहाँ पर किंग की आंखों में देखकर समझ जाती है कि आज उसके खड़ूस बड़े उसे बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। इसलिए वो यहाँ पर उनकी नाराज़गी को देखते हुए यहाँ पर अनिका के हाथ को काफ़ी जोर से पकड़ लेती है। तो वहीं अब किंग भी अब रिया की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सच में किंग रिया से बहुत ही नाराज़ थे। और इधर वो जैसे ही रिया के सामने आते हैं तो वो यहाँ पर उसे कहने ही वाले थे कि तभी वो यहाँ पर उसे कुछ भी कहते कि तभी अलेक्जेंडर वहीं पर बीच में ही बोलता है। और अब अलेक्जेंडर कहता है, आई एम सॉरी बडी, हमें पता चल गया है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए था। मैं आपसे गलती मांगता हूँ। आप रिया को और उसके साथ हमें भी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए बडी। अब की बार जो ये गलती हुई है, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। इधर अलेक्जेंडर इससे पहले कि अपनी बात को पूरा करता कि तभी अब यहाँ पर किंग अपने हाथ को अलेक्जेंडर की तरफ बढ़ा देते हैं और अब वो गुस्से से अलेक्जेंडर को देखते हैं। इधर अपने बड़ी के गुस्से को देखकर अब अलेक्जेंडर साफ साफ समझ गया था कि अगर वो आज कुछ भी यहाँ पर बोलेगा तो शायद आज उसे भी अपने बड़ी की डांट पड़ेगी, क्योंकि आज उसके बड़ी उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले थे। इसलिए अलेक्जेंडर अब चाहकर भी रिया की साइड नहीं बोल सकता था। इसलिए अपनी उसके बड़ी ने जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ रख किया, जिसका मतलब ये था कि यहीं पे ये रुक जाओ। इसलिए अब बड़ी यहाँ पर अपने बड़ी की को इस तरह से देखकर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर भी वहीं ही चुप हो जाता है। वो खामोश होकर बस अपने सिर को नीचे झुका देता है। इधर किंग अब यहाँ पर रिया को देखकर कहते हैं, मुझे शरारत मंजूर है रिया, लेकिन इनडिसिप्लिन नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हर शरारतों के साथ ठीक हूँ, लेकिन जब आप ऐसी हरकतें करती हो तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप तीनों बच्चों को कहा गया था ना कि इस होटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आप तीनों बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जब आप तीनों को ही ये बोल दिया था तो फिर आप मुझे बताओ कि किसकी परमिशन से आप इस होटल से बाहर गए। इधर इस किंग की ये धमकी भरी आवाज़ सुनकर यहाँ पर किंग की आवाज़ धमकी भरी थी, लेकिन वो काफ़ी दमदार भी थी। और अब उनकी बातों में अब एक यहाँ पर साफ साफ रोक दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज से पहले रिया से इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की थी। रिया यहाँ तक कि बड़ी भी आज शायद पहली बार ही रिया से इस तरह से बात कर रहे थे, रिया को इस तरह से डांट रहे थे, क्योंकि उसकी इस धमकी की वजह से रिया तो अंदर तक ही कांप गई थी। इधर रिया की आंखों में अब किंग की इस इतनी दमदार आवाज़ को सुनकर ही बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। और लेकिन वो बड़ी ही उम्मीद से अब दूसरी तरफ खड़ी अपनी नानी माँ दादी माँ को देख रही थी कि उसकी दादी माँ या नानी माँ ही अब उसे इस डांट से बचा सकती है। और आंखों में अब वो उनसे सच कहीं तो रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि वो इस वक्त उसके बड़ी के गुस्से से उसे बचा लें।
लेकिन रिया की यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को देखने के बाद भी वहाँ पर सभी खामोशी थे, क्योंकि जब यहाँ पर वो बूढ़े किंग अब यहाँ पर जब उसे डांट रहे थे तो यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें बीच में रोकें, क्योंकि सबको साफ पता था कि रिया ने गलती की है। अब इसलिए यहाँ पर सिर्फ किंग ही बोल रहे थे। इधर किंग के कहे हुए हर एक शब्द रिया को काफी हर्ट कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर रिया को बड़ी की बातें काफी बुरी लग रही थी, तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर को भी अपनी बहन रिया के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो दोनों हमेशा से ही रिया को प्रोटेक्ट करते आए थे। उन्होंने कभी भी नहीं सुना था कि किसी ने भी रिया को इस तरह से डांटा हो, लेकिन आज जिस तरह से रिया के ऊपर डांट लग रही थी वो सच कहें तो आर्यन और अलेक्जेंडर की बर्दाश्त से भी बाहर थी। लेकिन अफसोस वो दोनों अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ किंग अभी अपनी बात को ऐसे ही लगातार आगे बढ़ाते हुए फिर से कहते हैं, रिया तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की क्वालिटी है ही नहीं। अरे किसी भी एंगल से तुम पीरामल रियासत की राजकुमारी नहीं हो। छोटी अनिका, आपको प्रिंसेस लतिका से सीखना चाहिए कि कैसे एक रियासत को संभालना चाहिए। देखो उससे सीखो किस तरह से वो अकेले ही सब कुछ कर रही है। वो लड़की कितनी रिस्पॉन्सिबल है, और आप में तो उसका 1% भी नहीं है। जब देखो आपकी जिद, आपकी शरारतें आपके सिर पर चढ़कर बोलती रहती हैं। और हाँ, एक बात आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी मम्मा ने तीन लोगों को दिया है, क्योंकि अगर आज आपकी मम्मा उन 3 लोगों को नहीं देती तो आज आप तीनों इस तरह से यहाँ पर खड़े नहीं होते। आप तीनों अभी भी दुश्मनों के कब्जे में होते, क्योंकि आपकी मम्मा ने जो कुर्बानी दी है वो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि वो 1 सालों की कुर्बानी थी। आप तीनों को अंदाजा भी है कि आप तीनों ने क्या किया है। हाँ, क्योंकि आप तीनों के बदले में जिन 3 लोगों को आपकी मम्मा ने दिया है वो हमारे बहुत ही काम के थे। इवन मैं यूँ कहूँ कि वो हमारे दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अफसोस आप तीनों को बचाने के लिए उन तीनों को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो मरते दम तक उन्हें नहीं छोड़ा जाना था। किंग की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अब किंग की तरफ देखती हो और अब अपनी रोनी सी सूरत बनाते हुए ही कहती है, लेकिन बड़ी, मैं तो डैड के लिए ही वहाँ पर गई थी ना, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। अगर यहाँ पर सवाल डैड का नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करती। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब किंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और अब किंग रिया से कहते हैं, रिया तुम्हें आज और अभी से आपको फोन से दूर किया जाता है। अब आप कभी भी फोन को हाथ तक नहीं लगाएंगे। आप अब कभी कोई भी गेम नहीं खेलेंगी, और हाँ, आपकी परमिशन तब तक है जब तक कि आपके डैड की याददाश्त नहीं आ जाती हैं। मेरी ये बात याद रखना, क्योंकि आप अपने डैड को ढूंढने के लिए निकली थी ना। अरे मैं हमारे मना करने के बाद भी आपने हमारी बात को सरों पर ही नहीं रखा। इसलिए अब जब तक आपके डैड की याददाश्त नहीं आएगी आप फोन को टच तक नहीं करेंगी। और एक बात, कविना निका, इन तीनों की गलतियों की सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम कभी भी रोहित को ये नहीं बताओगी कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, क्योंकि तुमने उन तीनों को छोड़ा है ना, तो इसलिए इनके साथ साथ अब ये तुम्हारी भी गलती है। रोहित के सामने तुम कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं कह सकती हो, और ना ही ये तीनों बच्चे रोहित से कभी भी ये कहेंगे कि उसकी शादी हो गई है। मेरी इस बात का ध्यान रखना, तुम चारों में से कोई भी रोहित को अब ये याद दिलाने की कोशिश ही नहीं करेगा कि पिछले 5-6 सालों में उसके साथ क्या हुआ है। और हाँ, रिया और अलेक्जेंडर रोहित के बच्चे हैं, ये बात बिल्कुल भी उसे कुछ भी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि रोहित बस आर्यन को ही अपना बेटा मानता है। अब ये बात उसे खुद से ही याद आएगी, उसके बाद ही तुम सबकी पनिशमेंट खत्म होगी। किंग की ये बात सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर अब एक साथ ही कहते हैं, बड़ी देखिए, आप हमें पनिशमेंट दे रहे हैं। इस बात पर अब यहाँ पर किंग कहते हैं, आप तीनों को अपनी गलती का अंदाजा हुआ ही नहीं है तो अब होगा, क्योंकि आप तीनों ने क्या किया है वो आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि आप तीनों को बचाने के लिए हमारे हाथ से क्या गया है वो हम जानते हैं, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ा सा भी इसका अफसोस है। लेकिन एनीवे, कोई बात नहीं, जो पनिशमेंट अब तुम तीनों को दी गई है उससे अब तुम्हें जल्द ही अपनी गलती का अफसोस होगा।
और अनिका, तुम जाओ, रिया और अलेक्जेंडर को लेकर गुलेरिया हाउस तुम जा सकती हो, क्योंकि अब मारवा हाउस में शायद तुम्हारा कोई काम नहीं है। और हाँ, आर्यन आर्यन रोहित के साथ जाएगा उसके उसके विला में। अब तुम पांचों के पांचों अलग अलग रहोगे। और हाँ, वैसे भी रोहित को अब होश आ गया है, वो आर्यन को ढूंढ रहा है, क्योंकि अब रोहित को बस इतना ही पता है कि उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ आर्यन है, ना कि रिया और अलेक्जेंडर। वो तुम तीनों में से किसी को भी नहीं पहचानता, और अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है। इसलिए अब तुम गुलेरिया हाउस में इन्हें लेकर जा सकती हो। और इसके बाद अब वो यहाँ पर आयशा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आयशा आयशा आर्यन को लेकर रोहित के वार्ड में जाओ। और ये सुनते ही वो आयशा मारवा भी कहती है, आपने इन्हें सच में बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी है। ये इन चारों के लिए बहुत ही बड़ी पनिशमेंट है, क्या आप इन्हें कम नहीं कर सकते? आयशा की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर किंग पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अरे रोहित को पता होना चाहिए कि अनिका आर्यन की माँ है, क्योंकि इसमें अनिका की कौन सी गलती है। मैंने माना कि बच्चों ने गलती की है, बच्चे बिना किसी परमिशन के वहां पर उस जगह पर गए, लेकिन उसमें अनिका ने क्या किया है? इधर ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, हाँ तो जाओ ना, जाकर बता दो कि अनिका आर्यन की माँ है। और फिर जैसे ही अब रोहित को पता चलेगा कि अनिका ही आर्यन की माँ है, तो फिर रोहित के रिएक्शन का अंदाजा तो तुम्हें शायद होगा ही ना स्वाति। हाँ, ये तो तुम खुद भी जान सकती हो, क्योंकि रोहित को वो सारी की सारी बातें याद हैं कि किस तरह से उसके बेटे को उसकी माँ एक गड्ढे में दबना कर चली गई थी। तो रोहित के दिलो दिमाग में तो बस उसकी माँ के लिए बहुत सारी नफरत भरी है। अगर तुम चाहती हो कि अनिका इसी नफरत के साथ और भी जिए, तो फिर जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और ये कहते हुए अब किंग रिया की तरफ अब देखने लगते हैं।